लुसेंट का प्राचीन इतिहास टोटल 674 क्वेश्चन है। चलते क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। तो चलते क्वेश्चन की तरफ। भारत का नाम एक प्राचीन कबीले का था। भारत का नाम एक प्राचीन कबीले का था। प्राचीन भारतीय अपने देश को कहते थे जम्मू द्वीप अर्थात जम्मू। प्राचीन भारतीय अपने देश को कहते थे जम्मू द्वीप अर्थात जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनानी भारत देश को कहते थे इंदे। यूनानी भारत देश को कहते थे इंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरब के लोग भारत देश को कहते थे हिंद। अरब के लोग भारत के देश को कहते थे हिंद। प्राचीन ईरानी भारत देश को जोड़ते थे सिंधु नदी के नाम से। प्राचीन ईरानी भारत देश को जोड़ते थे सिंधु नदी के नाम से। अंग्रेज भारत देश को कहने लगे इंडिया। अंग्रेज भारत देश को कहने लगे इंडिया। भारत को दो भागों में बांटती है विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला। भारत को दो भागों में बांटती है विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उत्तर में बोलने वाले भाषाएं को कहते हैं इंडो यूरोपियन परिवार। भारत के उत्तर में बोलने वाले भाषाएं को कहते हैं इंडो परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के दक्षिण में बोलने वाले भाषाएं को द्रविड़ परिवार। यानी भारत के दक्षिण में बोलने वाले भाषाएं को कहते हैं द्रविड़ परिवार। भारत की जनसंख्या का प्रमुख नस्ल है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, काकेसाइड और निग्रोयड, मंगलोसाइड और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। भारत की जनसंख्या प्रमुख नस्ल प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, काकेसाइड, निग्रोयड, मंगलोलाइड और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए इन्हें तीन भागों में बांटा है। भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए बांटा गया है तीन भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने से क्रिस्टोफर सेलियस को कहा जाता है। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफर सेलियस को कहा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है चार प्रमुख स्रोत से। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है चार स्रोत से। प्राचीन भारतीय इतिहास के चार स्रोत हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व साक्ष्य। भारतीय इतिहास के चार स्रोत जैसे कि धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व साक्ष्य। भारत का सर्व प्राचीन धर्म वेद है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है। वेद की रचना किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। वेद की रचना किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। वेद किसका उपदेश देता है? वसुदेव कटुकम्ब का। यानी वेद किसका उपदेश देता है? वसुदेव कटुकम्ब का। भारतीय परंपरा वेदों को मानते हैं नित्य तथा अपौरुषीय। भारतीय परंपरा वेदों को मानते हैं नित्य तथा अपौरुषीय। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यानी वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन चार वेदों को क्या कहे जाते हैं? संहिता। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद के चार वेदों को संहिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं और 10,400 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञात के संग्रह को कहते हैं ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञात के संग्रह को कहते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद को पढ़ने वाला ऋषि को होत्री कहते हैं। यानी ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद की जानकारी मिलती है आर्य की राजनीतिक इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में। ऋग्वेद से जानकारी मिलती है आर्य की राजनीतिक इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में। ऋग्वेद की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। ऋग्वेद की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है।
ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में सोम देवता का उल्लेख 90 मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में सोम देवता का उल्लेख 90 मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में हस्तलिखित रचनाओं को खील कहा जाता है, यह 8वें मंडल में है। ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है, 8वें मंडल में है। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत 10वें मंडल में है। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत 10वें मंडल में है। पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां हैं, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और विशेषाधिकार। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां बताती है, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य एवं विशेषाधिकार। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का अर्थ होता है गाय से है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का अर्थ होता है गाय से। वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। यदि ग्रेगोरियन कैलेंडर आधारित ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश किसने कहा था? B.A. स्मिथ ने। भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश किसने कहा था? B.A. स्मिथ ने। ऋग्वेद में वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान मिलता है, यानी ऋग्वेद में वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान मिलता है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं वर्णित मिलता है ऋग्वेद में। इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाएं वर्णित है ऋग्वेद में। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का दूसरे स्थान पर आता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का दूसरे स्थान पर आता है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियम यजुर्वेद में वर्णित है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियम का वर्णन है यजुर्वेद में। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वणीय बोलते हैं। गद और पद दोनों मिलता है यजुर्वेद में। सामवेद में शाम का शाब्दिक होता है गान से। सामवेद में शाम का शाब्दिक अर्थ है गान। सामवेद के पाठ करने वाले को उदात्री बोलते हैं। सामवेद का संकलन आधारित है ऋग्वेद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद में सूत्रों की संख्या 1810 है। सामवेद में सूत्रों की संख्या 1810 है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। यजुर्वेद सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद एवं सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अर्थवेद की रचना किसने किया था? अर्थवा ऋषि के द्वारा किया था। सामान्य पुरुष के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण अर्थवेद में मिलता है। सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण अर्थवेद में मिलता है। यानी पृथ्वी सूक्त को अर्थवेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है अर्थवेद में। सभा एवं समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां अर्थवेद में कहा गया है। सभा एवं सभापति को प्रजापति की 2 पुत्रियां अर्थवेद में कहा गया है। ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा शाखल शाखा है। शुक्ल यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटती है। शुक्ल यजुर्वेद एवं किस यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटती है यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं मध्याह्न एवं काण्व हैं। शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं मध्याह्न एवं काण्व। अर्थवेद की शाखाएं हैं शौनक एवं पेपलाद।
अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेपलाद। सामवेद की शाखाएं हैं कोथुम, रणानीय एवं जेमनीय। यानी सामवेद की शाखाएं हैं कोथुम, रणानीय एवं जेमनीय। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान आता है। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान आता है। संहिता से उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। संहिता से उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलता है। ऐत्रेय एवं कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का। ऐत्रेय एवं कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है ऋग्वेद में। तैत्तिरीय एवं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का। यानी तैत्तिरीय एवं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का। पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का। पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। राजाभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं का नाम ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। राजाभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलते हैं। गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। यज्ञ से जुड़ी कर्मकांड की दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति आरण्यक उपनिषद में है। यज्ञ से जुड़ी कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति आरण्यक उपनिषद में है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों में 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया। उपनिषदों में 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। यज्ञ से जुड़ी दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा तथा ब्राह्मण की व्याख्या की गई उपनिषदों में। यानी यज्ञ से जुड़ी दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मा, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है उपनिषदों में। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है मैत्री संहिता में। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती मैत्री संहिता में। जुआ और शराब भांति स्त्री पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया मैत्री संहिता में। जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया मैत्री संहिता में। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। यानी स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है जवालोपनिषद में। यानी 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है जवालोपनिषद में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति को मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। मनुस्मृति ग्रंथ शुंग काल का एक मानक ग्रंथ है। मनुस्मृति ग्रंथ शुंग काल की एक मानक ग्रंथ है। गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है नारद स्मृति में। गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है नारद स्मृति में। ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद एवं बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं को ज्ञान प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं को ज्ञान प्राप्ति होती है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। 6 वेदांग है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। यानी 6 वेदांग है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। मौर्य वंश विष्णु पुराण से संबंधित है। मौर्य वंश जो है विष्णु पुराण से संबंधित है। आंध्र सातवाहन वंश मत्स्य पुराण से संबंधित है। आंध्र सातवाहन वंश जो है मत्स्य पुराण से संबंधित है।
गुप्त गुप्त वंश जो है वायु पुराण से संबंधित है। गुप्त वंश जो है वायु पुराण से संबंधित है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण पुराणों में मिलता है। यानी भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र अग्रसर्वा ने किया था। पुराणों की रचना लोमहर्ष तथा उनके पुत्र अग्रसर्वा ने किया था। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। पुराणों में से केवल पांच पुराण है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण और भगवत में ही राजाओं का वंशावली पाई गई है। पुराणों में से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में राजाओं का वंशावली पाई गई है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्री तथा शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, बल्कि वह सुन सकते थे। स्त्रियों तथा शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थे, बल्कि सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे? पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण काफी महत्व है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण काफी महत्व है। अग्नि पुराण में राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। अग्नि पुराण में राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। गौतम बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानी वर्णित है जातक कथा में। गौतम बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानी वर्णित है जातक कथा में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है कथावस्तु में। गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है कथावस्तु में। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एवं शेयर करें इस वीडियो को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कल्पसूत्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कल्पसूत्र से। महावीर के जीवन कृतियों का विवरण मिलता है भगवती सूत्र ग्रंथ में। महावीर के जीवन कृतियों का विवरण मिलता है भगवती सूत्र में। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य को कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य को कहे जाते हैं। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तक 15 अधिकरणों एवं 180 अधिकरणों में विभाजित किया गया। चाणक्य अर्थशास्त्र पुस्तक 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया। चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तक में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तक में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तक के अनुवादक सामशास्त्री हैं। चाणक्य अर्थशास्त्र पुस्तक के अनुवादक सामशास्त्री हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। रजत तरंगिणी पुस्तक के लेखक कलहन है। रजत तरंगिणी के पुस्तक के लेखक कलहन है। कलहन के पुस्तक रजत तरंगिणी में 8 सर्ग हैं। यानी कलहन के पुस्तक राजतरंगिणी में 8 सर्ग हैं। कलहन के पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। कलहन के पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। अरबों के सिंध पर विजय का वृत्तांत चचनामा पुस्तक में मिलता है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा पुस्तक में मिलता है। पुस्तक चचनामा के लेखक अली अहमद हैं। पुस्तक चचनामा के लेखक अली अहमद हैं। संस्कृत भाषा व्याकरण के प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है। पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। यानी पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। पुस्तक अष्टाध्यायी में मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होता है। पुस्तक अष्टाध्यायी में मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपिबद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है।
अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता का एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। भारत पर होने वाले यवन आक्रमण को उल्लेख मिलता है गार्गी संहिता में। भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है गार्गी संहिता में। पंतजलि पंतजलि पुष्यमित शुंग के पुरोहित थे। पंतजलि पुष्यमित शुंग के पुरोहित थे। पुस्तक महाभाष्य के लेखक पंतजलि है। पुस्तक महाभाष्य के लेखक पंतजलि है। पुस्तक महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पुस्तक महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। टेसियस जो है ईरान का राजवेद था। टेसियस ईरान का राजवेद था। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस ने अपने पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी पूर्व भारत के संबंध में वर्णन मिलता है। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत के संबंध में वर्णन किया गया है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक जो है निरियाकस यानी आनोसिक्रटस तथा अरिस्टोबुलस। सिकंदर के साथ आने वाला लेखक निरियाकस, आनोसिक्रटस तथा अरिस्टोबुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। पुस्तक इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। पुस्तक इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में वर्णन मिलता है। इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में वर्णन मिलता है। सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत डायमेकस था। सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत डायमेकस था। डायमेकस जो है बिंदुसार के राजदरबार में आया था। डायमेकस जो है बिंदुसार के राजदरबार में आया था। मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फ का राजदूत डायनोसियस था। मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फ का राजदूत डायनोसियस था। डायनोसियस जो है अशोक के राजदरबार में आया था। डायनोसियस अशोक के राजदरबार में आया था। टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में भारत भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। पुस्तक पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी जो 80 पुस्तक पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी जो है 80 ईस्वी में लिखा गया है। पुस्तक पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी 80 ईस्वी में लिखा गया है। पुस्तक पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी में भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। पुस्तक पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी में भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। यानी फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फायान ने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। फायान ने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। फायान भारत में 14 वर्ष तक रहा। फायान भारत में 14 वर्ष तक रहा। संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया था। संयुगन जो 518 ईस्वी में भारत आया था। संयुगन 3 वर्ष तक भारत में रहा और बौद्ध धर्म प्राप्ति एकत्र की। संयुगन ने 3 वर्ष तक भारत में रहा और बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्र की। हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 ईस्वी में भारत आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के शासन में 630 ईस्वी में भारत आया था। हेनसांग सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा था। हेनसांग सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा था। हेनसांग भारत में 15 वर्ष तक ठहरा था। यानी हेनसांग भारत में 15 वर्ष तक ठहरा था। हेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभरत थे। हेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य
आचार्य शिलभद्र थे। इतिसंघ जो है भारत 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इतिसंघ भारत जो है 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। इतिसंघ ने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा भारत का वर्णन किया है। इतिसंघ ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत का वर्णन भी किया है। अलबरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। अलबरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज्म या खीव का रहने वाला था। अलबरूनी जो है ख्वारिज्म या खीव का रहने वाला था। ख्वारिज्म या खीव जो आधुनिक नाम तुर्कमेनिस्तान है। ख्वारिज्म या खीव का आधुनिक नाम अभी है तुर्कमेनिस्तान। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। किताब अल हिंद का अर्थ होता है भारत की खोज। किताब अल हिंद का अर्थ होता है भारत की खोज। किताब अल हिंद में धर्म और दर्शन, खगोल विज्ञान, मापन विधियां आदि का शोध किया है। किताब अल हिंद में धर्म और दर्शन, खगोल विज्ञान, मापन विधियां आदि का वर्णन किया गया है। किताब अल हिंद के विषय के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है। किताब अल हिंद के विषय के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है। पुस्तक रेहला को इब्न तूता ने अरबी भाषा में लिखा है। पुस्तक रेहला को इब्न तूता ने अरबी भाषा में लिखा है। इब्न तूता दिल्ली 1333 में पहुंचा था। इब्न तूता दिल्ली 1333 में पहुंचा था। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया गया है। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काजी का अर्थ होता है न्यायाधीश। तो नेक्स्ट तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ ने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ लिखा है। तारानाथ ने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ लिखा है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सबसे प्राचीन अभिलेख बोगाज कोई है जो एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। सबसे प्राचीन अभिलेख बोगाज कोई अभिलेख है जो एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। बोगाज कोई अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण और नातस्य का नाम मिलता है। बोगाज कोई अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण और नातस्य का नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म का विकसित का प्रमाण हेलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त हुआ है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित का प्रमाण हेलियोडोरस वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में वर्णित है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोगोरा अभिलेख है। सहगोरा अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खद्दान सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। सहगोरा अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खद्दान सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाली हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त
शासक से संबंधित है। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त शासक से संबंधित है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त हुआ है। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज-होम से गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज-होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। गर्तावास या गड्ढा घर में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। गर्तावास या गड्ढा घर में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। बुर्ज-होम में मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रथा प्रचलित थी। बुर्ज-होम में मनुष्य के साथ कुत्ते का भी दफनाने का प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्के को आहार सिक्का भी कहते हैं। प्राचीनतम सिक्के को आहार सिक्का भी कहते हैं। आहार सिक्के को साहित्य में करसापन कहा जाता है। आहार सिक्के को साहित्य में करसापन कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर अभिलेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर अभिलेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। हाथी गुफा अभिलेख को तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। हाथी गुफा अभिलेख को तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। हाथी गुफा अभिलेख राजा कलिंग खारवेल से संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख राजा कलिंग खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख राजा रुद्रामल से संबंधित है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख राजा रुद्रामल से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख शासक समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख शासक समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख शासक मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख शासक मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख शासक प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख शासक प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख शासक अस्कंदगुप्त से संबंधित है। भितरी तथा जूनागढ़ अभिलेख शासक अस्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपारा अभिलेख जो है बंगाल के शासक विजयसेन से संबंधित है। देवपारा अभिलेख बंगाल के शासक विजयसेन से संबंधित है। अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों में संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों में संगीत होने का प्रमाण मिलता है। पुदुचेरी के निकट अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। पुदुचेरी के निकट अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत संबंध बर्मा, मलाया, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए। सबसे पहले भारत का संबंध बर्मा, मलाया, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए हैं। मलाया को स्वर्ण द्वीप भी कहा जाता है। मलाया को स्वर्ण द्वीप भी कहा जाता है। उत्तर भारत में मंदिरों की कला नागर शैली कहलाती है। उत्तर भारत में मंदिरों की कला नागर शैली कहलाती है। दक्षिण भारत में मंदिरों की कला को द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिण भारत में मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिर के निर्माण में नागर और द्रविड़ शैली दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है। दक्षिणापथ के मंदिर के निर्माण में नागर और द्रविड़ शैलियों का प्रभाव पड़ा है। नागर एवं द्रविड़ शैली का मिश्रण वेशनगर शैली कहते हैं। नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रण को बेसर शैली भी कहते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर की रचना शैली से संबंधित है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना की शैली से संबंधित है। मुख्य मंदिर के 4 सहायक मंदिर से घिरा हो उसे पंचायतन मंदिर कहते हैं। मुख्य मंदिर के 4 सहायक मंदिर से घिरा हो उसे पंचायतन मंदिर कहते हैं। दशावतार मंदिर एवं लक्ष्मण मंदिर पंचायतन मंदिर का उदाहरण है। दशावतार मंदिर एवं लक्ष्मण मंदिर पंचायतन मंदिर का उदाहरण है। कंदरिया महादेव मंदिर और गौंडेश्वर मंदिर पंचायतन मंदिर का उदाहरण है। कंदरिया महादेव मंदिर एवं गौंडेश्वर मंदिर जो पंचायतन मंदिर का उदाहरण है। कुंडेश्वर मंदिर जो महाराष्ट्र में है। कुंडेश्वर मंदिर कहाँ है?
कुंडेश्वर मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है। ब्रह्मेश्वर मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। ब्रह्मेश्वर मंदिर जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। यह सब पंचायत मंदिर है। महादेव मंदिर तथा लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है। महादेव मंदिर एवं लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है। इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। प्रागैतिहासिक, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। इतिहास ऐतिहासिक का विभाजन 3 भागों में किया गया है। पहला प्रागैतिहासिक, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक और तीसरा इतिहास। जिस काल में मनुष्य की घटना का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिन काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख नहीं पढ़े जा सकते हैं आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव के विकास उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। मानव इतिहास का उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। ज्ञानी मानव प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30,000 से 40,000 ईसा पूर्व हुआ है, ऐसा माना जाता है। ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30,000 या 40,000 वर्ष पूर्व माना जा सकता है। पूर्व पाषाण युग। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मनुष्य का मुख्य भोजन आधार शिकार था। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव का मुख्य भोजन आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन भी साधन था। शिकार जो था पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने अस्थायी निवास नवपाषाण काल में हुआ, यानी मनुष्य ने अस्थायी निवास नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य ने सबसे पहले किनको बनाया? कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया गया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया गया। मनुष्य के द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी जो अति रंपक्कम से प्राप्त हुआ है। मनुष्य के द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी जो अति रंपक्कम से प्राप्त हुआ है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्तर मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। प्रागैतिहासिक जो काल में अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं था। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार अष्टपिक या पत्थर के बने थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार अस्फटिक या पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज की था। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज की। पलाब्रम नामक स्थान पर भारत का प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति खोज हुआ। पलाब्रम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुआ। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में
C.L. क्लाइन ने किया था। C.L. क्लाइन ने किया था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में C.L. क्लाइन ने किया था। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ 40,000 ईसा पूर्व लगभग हुआ है। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ 40,000 ईसा पूर्व हुआ है लगभग। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो को सिंध भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। श्वेतंभ्रू हो गया। गिम्बन, श्वेतंभ्रू गिम्बन जो असम में पाए जाने वाला एकमात्र कपि है। श्वेतंभ्रू गिम्बन असम में पाए जाने वाला एकमात्र कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव का संबंध मोहती जोड़वे संस्कृति से है। इनाम गांव का संबंध जोड़वी संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक अवाबीय पुरास्थल है। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक अवाबीय पुरास्थल है। भीमबेटका गुफा आदि मानव के द्वारा बनाए गए थे। भीमबेटका गुफा आदि मानव के द्वारा बनाए गए थे। भीमबेटका शैल चित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका शैल चित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका का शैल चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल समय का माना जाता है। भीमबेटका का शिलाचित्र को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। भीमबेटका के चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। भीमबेटका के चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की खोज 1957 से 58 में विष्णु श्रीधर वानकर द्वारा किया गया था। भीमबेटका की खोज 1957 से 58 में विष्णु श्रीधर वानकर के द्वारा किया गया है। भीमबेटका को वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। भीमबेटका को वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल में घोषित कर दिया। भोपाल मंडल ने भीमबेटका को अगस्त 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिया। भोपाल मंडल ने भीमबेटका को अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकार रिजले प्रथम व्यक्ति थे पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे। वह पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2400 से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2400 से 1700 बीसी माना गया है। कहीं 2400 से 2300 से 1750 बीसी माना गया है। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2400 से 1700 बीसी इंग्लिश पिक्चर मानी गई है कि रेडियोकार्बन 14 नवीनतम संलेख पद्धति के द्वारा। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है। कार्बन 14 की खोज 1946 में V.F.
विधि द्वारा किया गया था। यानी कार्बन 14 की खोज 1940 में VF विधि द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, VF विधि एक अमेरिकन रासायनिक शास्त्री थे। VF विधि एक अमेरिकन रासायनिक शास्त्री थे। सिंधु सभ्यता की खोज 1981 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता की खोज 1981 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। सिंधु सभ्यता एक आद ऐतिहासिक अथवा कांस्ययुगीन माना जाता है। सिंधु सभ्यता एक आद ऐतिहासिक अथवा कांस्ययुगीन माना जाता है। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी धर्मवीर भूमध्य द्रवीर एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी धर्मवीर की जगह पर द्रवीर एवं भूमध्य सागरीय थे। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने के विधि घोषणा 1924 में जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधि घोषणा 1924 में जॉन मार्शल ने किया। सिंधु सभ्यता के पश्चिमी पुरास्थल। सिंधु सभ्यता के पश्चिमी पुरास्थल सुत्का गैंडोर जो बलूचिस्तान में है। सिंधु सभ्यता के पश्चिमी पुरास्थल सुत्का गैंडोर जो बलूचिस्तान में है। यह सुत्का गैंडोर दशक नदी के किनारे हैं। सुत्का गैंडोर दशक नदी के किनारे हैं। सिंधु सभ्यता के पूर्वी पुरास्थल आलमगीर जो मेरठ जिला में है। सिंधु सभ्यता के पूर्वी पुरास्थल आलमगीर जो मेरठ जिला में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे हैं। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे हैं। सिंधु सभ्यता के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 1100 किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 1100 किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता के पूर्व से पश्चिम तक लगभग 1600 किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता के पूर्व से पश्चिम तक लगभग 1600 किलोमीटर है। अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा करीब 2800 स्थल ज्ञात किए गए हैं। अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान के द्वारा करीब 2800 स्थल ज्ञात किए गए हैं। सैंधव सभ्यता का पता सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में लगाया। सैंधव सभ्यता का पता सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में लगाया। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज के कारण हड़प्पा नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज के कारण हड़प्पा का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। सिंधु घाटी के लोग ज्यादातर भूमध्य सागरीय के प्रजाति के लोग थे। सिंधु सभ्यता के लोग ज्यादातर भूमध्य सागरीय के प्रजाति के लोग थे। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थे। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त 6 बड़े स्थल प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त 6 बड़े स्थल मिले हैं। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े स्थल मोहनजोदड़ो थे। सिंधु सभ्यता के 6 स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा यानी गनवारीवाला, काठीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा। सिंधु सभ्यता के 6 स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, काठीगढ़ी, धोलावीरा एवं कालीबंगन। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पहली साइट धोलावीरा है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट धोलावीरा है। यूनेस्को ने धोलावीरा को वर्ष 2021 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया। यूनेस्को ने धोलावीरा को वर्ष 2021 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं।
सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है जो हरियाणा में। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है जो हरियाणा में। राखी गढ़ी घग्गर नदी पर है। राखी गढ़ी घग्गर नदी पर है के किनारे है। राखी गढ़ी की खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान सिंह ने किया था। राखी गढ़ी की खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान सिंह ने किया था। लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था। लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था। कालीबंगन से प्राप्त जूते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन से प्राप्त जूते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से नक्काशीदार ईंटे का प्रयोग का साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन से नक्काशीदार ईंटे का प्रयोग का साक्ष्य मिला है। स्नानागार स्नानागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत था। स्नानागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत था। मोहनजोदड़ो का स्नानागार के मध्य में स्थित एक स्नान कुंड था। यानी मोहनजोदड़ो का स्नानागार के मध्य में स्थित स्नान कुंड है। स्नान कुंड की लंबाई 11.88 मीटर और चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर। स्नान कुंड की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर एवं गहराई 2.43 मीटर। अग्निकुंड अग्निकुंड जो था लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति है। 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ का मूर्ति है। पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। पशुपतिनाथ के चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान थे। पशुपतिनाथ के चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान थे। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा के मोहनजोदड़ो पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखलाया गया है। मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चौंदुरो में मिले हैं। मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चौंदुरो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता का लिपि भावचित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता के लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लेखन कला के उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों का विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। सिंधु सभ्यता के लोग ने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां घर के पिछवाड़े की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां घर के पिछवाड़े की ओर खुलते थे। लोथल के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क और खुलते थे। लोथल के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते। एक ऐसा लोथल शहर था जो कि उनके घर जो था उनके दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। 301 क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल गेहूं और जौ था। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल गेहूं और जौ था। 301 क्वेश्चन हो गया। यदि आप क्वेश्चन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के मुख्य अनाज चावल था। सिंधु सभ्यता का मुख्य अनाज चावल था।
मिट्टी से बने हल के साक्ष्य बनवाली से मिले। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। धान की खेती होने का प्रमाण रंगपुर एवं लोथल से मिले हैं। धान की खेती होने का प्रमाण रंगपुर एवं लोथल से मिले हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। घोड़े के अस्थि पंजर सुरकोतता कालीबंगा एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। घोड़े का अस्थि पंजर सुरकोतता कालीबंगन एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की तौल की इकाई। सिंधु सभ्यता की तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए 4 पहिए वाली बैलगाड़ी भैंसागाड़ी का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसागाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया। मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से। मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी पिगट ने कहा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी पिगट ने कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता से वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का प्रचलन का साक्ष्य भी मिला है। सिंधु सभ्यता से वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का प्रचलन का साक्ष्य मिला है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह जो है हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। स्वास्तिक चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों से किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता मातृ देवी की उपासना करती थी। सिंधु सभ्यता के लोग जो था मातृ देवी की उपासना करते थे, सर्वाधिक प्रचलित थी। मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, इसलिए सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। उस समय पशुओं में कुबरवाला सांडों सिंधु सभ्यता के लोग के लिए विशेष पूजनीय थी। पशुओं में कुबरवाला सांड सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय थी। स्त्री मृण मूर्तियां अधिक मिलने से अनुमान लगाया कि सैंधव समाज मातृसात्मक था। स्त्री मृण मूर्तियों अधिक मिलने से अनुमान लगाया कि सैंधव समाज मातृसात्मक था। सिंधुवासी लोग सूती एवं ऊनी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। सैंधववासी लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ऊनी वस्तुओं का प्रयोग करते वस्त्रों या सिंधु काल में तांबा का आयात खेतरी बलूचिस्तान ओमान से किया करते थे। सिंधु काल में तांबा का आयात खेतरी बलूचिस्तान एवं ओमान से किया करते थे। सिंधु काल में चांदी का आयात अफगानिस्तान एवं ईरान से करते थे। सिंधु काल में चांदी का आयात अफगानिस्तान एवं ईरान से करते थे। जनता को वासी लोग